हेलो दोस्तों, वेरी वेरी वेलकम टू कम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसआई क्लासेस। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसआई क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों की जैसा कि 2026 का एग्जाम हो चुका है, अब 2027 के एग्जाम में हम लोगों ने इंटर कर दिया है। तो जो 11th वाले बच्चे थे वो जो 12th में चले गए, और जो हाई स्कूल वाले बच्चे थे वो सॉरी 9th के बच्चे जो थे वो हाई स्कूल में चले गए। इन सभी के लिए हम स्पेशल क्लास लेकर आए हैं, स्पेशल लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हर लेक्चर्स को बार बार देखिए, 2027 के एग्जाम आपका बहुत इजी लगेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की क्लास, जो कि फिजिक्स की। फिजिक्स क्लास 12th की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, यदि आपने अभी तक फिजिक्स की हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, फिजिक्स की हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स का उद्गम चाहते हैं, तो आप जरूर क्लास 11th की क्लास पढ़िएगा। उसमें बिल्कुल डिटेल में हमने फर्स्ट लेक्चर में, क्लास 11th की फर्स्ट लेक्चर में हमने वो प्रोवाइड करा दिया है आपको, और वहां पे जाके आप पढ़ सकते हो। तो आइए हम यहाँ पे क्लास 12th स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। देखिए, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखिए साथियों, किसी भी चैप्टर्स को आप स्टार्ट करते हो, ये सारी प्रोसेस किस क्लास के लिए है? क्लास 8 सॉरी क्लास 12th के लिए, 8th बोल दिया वहां से, क्लास 12th के लिए है। और 2027 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर ऑल बोर्ड। फॉर ऑल बोर्ड। देखिए, जितने भी 2027 बैच या 2027 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए क्लास 12th फिजिक्स बहुत ही इजी कर देंगे हम। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर्स को। चैप्टर्स का नेम देखिए, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र है। देखिए, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र पढ़ने से पहले, किसी भी चैप्टर्स को पढ़ने से पहले, पहले सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, उस चैप्टर्स को जान लेते हैं कि क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर्स में है क्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले विद्युत है। विद्युत से सब लोग परिचित होंगे, इलेक्ट्रिसिटी से सब लोग परिचित होंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो आज हम आपके सामने खड़े ना हो पाते, और ये क्लास शायद डिजिटली रूप से हम ना ले पाते, और आप अपने घर बैठे इस क्लास की तैयारी ना कर पाते। तो आज किसके कारण हम देख रहे हैं? विद्युत के कारण देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कारण देख रहे हैं। तो लगभग हम घर से जैसे ही कदम निकालते हैं, घर से ही, घर में, घर से बाहर, सड़क पे, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, और किसी भी ऑफिस में देखते हैं, तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई वर्क आज के युग में होने वाला नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं, पूरी फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स का जो अध्ययन होता है वो हमारा क्या होता है? प्रकृति और प्रकृति का अध्ययन होता है। तो प्रकृति और प्रकृति के अध्ययन को ही हम फिजिक्स बोलते हैं, या उनमें होने वाली घटनाओं के अध्ययन को हम फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स के अंतर्गत हम इनको हम पढ़ते हैं, और फिजिक्स के कई रूप होते हैं, उसमें उसमें हम चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा सिर्फ करेंगे और सिर्फ चलेंगे हम इस चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास विद्युत। ध्यान में रखते हुए, विद्युत को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर लिखा भी है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो विद्युत की बात करें, विद्युत को इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले बच्चा, विद्युत होता क्या है? देखो, विद्युत जो होता है एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ध्यान में रखिएगा, कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट इसमें, सॉरी कुछ है नहीं, बेसिकली डीप में हम जाए, इतना हम जानेंगे कि विद्युत क्या है। एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है दोस्तों? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा जैसे आपने देखा, प्रकाश, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये सब क्या है? ऊर्जा लग रहे हैं। तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसके कारण आपके यहाँ का बल्ब ग्लो करता है, और फोन की स्क्रीन जलती है, या फोन चलता है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही होता है, इलेक्ट्रिसिटी के कमाल के कारण ही होता है। तो हम विद्युत देखते हैं, विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। समझ में आ गया होगा, माइंड में फिट हो गया होगा, विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, जो कि हर जगह, हर ब्रह्मांड में, यानी कि हर जगह, हर प्लेस पे विद्यमान है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं दूसरा बात क्या है इसमें, दूसरी, पहले हम चैप्टर्स को ही समझ लेते हैं। क्या है? ऊर्जा है, तो ऊर्जा के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है। अब आ जाओ दूसरे नंबर पर, क्या है? आवेश। दूसरे नंबर पे, यानी कि चैप्टर्स में जो एक एक वर्ड लिखे हैं, पहले इन एक एक वर्डों को समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं आवेश।
आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। देखिए जो आवेश चार्ज होता है वो चार्ज क्या है? किसी भी पदार्थ का वह भौतिक गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत में हो जाता है। किसी भी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत में हो जाता है, आवेश कहलाता है। और बेसिकली जो आवेश होता है वो आवेश दो प्रकार का होता है, और इसका जो रीजन होता है, आवेश उत्पन्न होने का जो रीजन होता है वो क्या होता है? घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण होता है। आवेश उत्पन्न होने का रीजन क्या होता है? घर्षण होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? घर्षण होता है। पता है सभी को। सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन जो एक अमेरिकन के साइंटिस्ट थे, इसके बारे में बताया था। ठीक, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कैसे बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके बारे में कैसे बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया था कि देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन पहली बार थे कौन, इनके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। अंत तक बने रहिए, कैसे आवेश मिला, ताकि हम जान लें और आसानी हो जाए, हमें और पढ़ने में रुचि बढ़ जाए और अच्छा लगने लगे पढ़ने में। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो क्या थे? एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और उनको पतंग कंपटीशन का बहुत ही पतंग कंपटीशन करने का बहुत ही इंटरेस्ट था, बहुत अच्छा इंटरेस्ट रखते थे पतंग कंपटीशन में। तो एक बार बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थी वो क्या कर रहे थे? पतंग उड़ा रहे थे कुछ इस प्रकार का। ठीक, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो पतंग उड़ा रहे थे, इस पतंग में अपनी एक छोटी सी की बांधे हुए थे और डोरी को पकड़े हुए थे, और मौसम खराब था। मौसम खराब होने के कारण हल्का फुल्का बूंदाबांदी हो रही थी, जिसके कारण क्या होता है कि ये डोरी जो थी उनकी थोड़ी भीग गई थी। और जब भीग गई थी तो थोड़ी देर बाद जो बादल इधर उधर टहल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, या हवा में उड़ रहे होते हैं, उनके कारण वो बादल आपस में टकराते हैं, तो घर्षण होता है, कुछ लाइटिंग होती है, थंडरिंग होती है, और इनके हाथ में वाइब्रेशन होता है। और जब इनके हाथ में वाइब्रेशन होता है तो ये यही देखते हैं कि क्यों वाइब्रेशन हो रहा है, और इस वाइब्रेशन का क्या करते हैं वो? इस वाइब्रेशन का आगे लैब में प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक, ऊपर देखते हैं तो देखते हैं बादल तो लड़ रहे हैं आपस में मिल रहे हैं, जब मिलते हैं तभी ऐसा होता है। तो इस इन्होंने क्या किया कि इस वाइब्रेशन के बारे में आकर शोध किया। तो शोध किया तो मेन रीजन इन्होंने देखकर बताया कि घर्षण है, और शोध करने पर इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या किया, ये मान लो बाल है, ठीक, इस सरफेस से इन्होंने एक कांच का टुकड़ा लटका दिया। ठीक है, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में तो हिस्ट्री बहुत बड़ी है इसकी। तो हम इन्होंने क्या किया कि एक कांच का टुकड़ा लगा लटका दिया, और एक दूसरा कांच का टुकड़ा बिल्ली के बाल या रेशम में रगड़ कर क्या किए, इसके संपर्क में लाए। और जैसे इसके संपर्क में लाते हैं तो क्या देखते हैं, ये जो पहले वाला टुकड़ा है, ये वाला, ये क्या होता है, अपनी पोजीशन से थोड़ा सा दूर हट जाता है। मतलब दूर हटने का मतलब क्या है कि इसमें से क्या हुआ होगा? प्रतिकर्षण। जैसे हम किसी को धक्का दें तो वो दूर हट जाता है, तो इसने क्या किया होगा? कुछ फोर्स लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा, उस फोर्स के कारण ये दूर हट गया। तो इन्होंने मन में आया उपाय कि और एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें शायद कुछ और मिल जाए। तो इन्होंने फिर क्या किया, एक तनी हुई डोरी से इन्होंने कांच का ही टुकड़ा ऐसे लटका दिया। ठीक, और दूसरा एक मेटल्स ले लिया, मेटल्स कहते हैं, दूसरा पदार्थ ले लिया, मान लो एवोनाइट का पदार्थ ले लिया। तो एवोनाइट को पदार्थ को जब घर्षण करा के, या किसी रेशम के बाल या बिल्ली के खाल में, सॉरी रेशम में या बिल्ली के खाल में घर्षण करा के जब इसके संपर्क में लाए, तो जब इसके संपर्क में लाया तो क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा प्रतिकर्षण होने लगा। मतलब ये अपनी पोजीशन से थोड़ा सा इस वाले के पास आ गया। पास आने का रीजन क्या हुआ, इसमें आकर्षण हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ था, प्रतिकर्षण हुआ था। तो जब इन्होंने बताया कि ये किस कारण से होता है, चार्ज होता है, किस कारण से होता है, घर्षण के कारण होता है, तो साइंटिस्टों ने इनसे कटाक्ष किया और बताया, पूछा कि बताओ किसमें प्लस चार्ज है और किसमें माइनस चार्ज है। तो इन्होंने बताया कि जो कांच है इसमें प्लस चार्ज हो सकता है। ठीक, फिर यहां पर इन्होंने बताया कि या तो कांच में प्लस चार्ज होगा, या तो एवोनाइट में माइनस चार्ज होगा, या तो इसमें प्लस चार्ज होगा, या तो इसमें माइनस चार्ज होगा। देखो, या तो शब्द ले आए, और या तो शब्द की का कारण फिजिक्स में नहीं रहते, या तो शब्द का कोई अस्तित्व नहीं है, तो इनका जो थ्योरी था वो फेलियर हो गया, फेलियर साबित हो गया। तो देखिए जब थ्योरी इनकी फेलियर साबित होती है, थ्योरी फेलियर साबित होने के कारण क्या होता है कि सिर्फ हम इतना पता कर इतना इतना हम इनको याद करते हैं कि इन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस के बारे में शुरुआत किया था, सबसे पहले इन्होंने बताया था। ठीक, तो ये होगा चार्ज। अब आवेश पता हो गया क्या होता है। आवेश किसी भी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत में हो जाता है या कंपन करता है। ठीक, तो विद्युत में हो जाता है, इधर उधर हो रहा है तो विद्युत में हो रहा है, मतलब अब ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश जो होता है साथियों दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, और दूसरा होता है
ऋणात्मक आवेश। देखो फिजिक्स बहुत ईजी है, थोड़ा सा इसमें हम मन लगाएंगे। इसका जो सिंबल होता है प्लस और इसका निगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक को आप जानते हुए क्या होता है, ये आपने देखा होगा। जो आवेश है वो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार का है। ठीक, आवेश कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है। और आवेश उत्पन्न होने का कारण क्या है, घर्षण है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, पक्का, कंफर्म। चलिए अब देखो, अभी तो हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर में देखिए क्या है, विद्युत क्षेत्र लिखा है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो आइए हम यहीं पर समझा देते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र क्या है, देखिए कोई भी धनात्मक आवेश हम ले लेते हैं, मान लो ये धनात्मक आवेश है, ठीक, और इस धनात्मक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस धनात्मक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक हम विद्युत प्रभावों का अनुभव कर सके। किसी भी धनात्मक आवेश या किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत प्रभावों का अनुभव किया जा सके, उसी को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए एग्जांपल के थ्रू, जैसे हमारा ये हैंड है, ये जहां तक एरिया का कवर कर रहा है, जहां तक पहुंच रहा है, वो हमारा क्षेत्र है। तो ठीक उसी प्रकार इस आवेश का जहां तक, इस आवेश के चारों ओर जहां तक विद्युत प्रभावों का अनुभव किया जा सके, उस क्षेत्र को हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। कंफर्म हो गया होगा, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत प्रभावों का अनुभव कर सके, उसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्लियर, चलिए तो इतना आशा करते हैं कि ये जो चैप्टर्स था ये आपके समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आशा करते हैं कि आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए रिवाइज करने के लिए, या आप अपना नोटबुक बना लीजिए, उस पर नोट करते चलिए। जैसा हम लेक्चर बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आप बनाते चलिए। 100% गारंटी कि 95 प्लस आपकी स्कोरिंग होनी है, सिर्फ फिजिक्स में। फिजिक्स की बात कर रहे हैं, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। दोस्तों आशा करते हैं कि आपके समझ में आ रहा है। थोड़ा गर्मी ज्यादा होने के कारण सूख रहा है, इसलिए पानी पी लेते हैं, फिर आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। चलिए इसको अरेंज करते हैं। एक एक पॉइंट आप अपने माइंड में फीड करते चलिएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इसमें, और हम भी प्रयास करेंगे कि आपके माइंड में सब एकदम फिट होता चले। चलिए हमने पढ़ लिया, चैप्टर्स क्लियर हो गया, और विद्युत क्या है, आवेश क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम मॉडर्न फिजिक्स में, जब वो बेंजामिन फ्रैंकलिन की थ्योरी फेलियर साबित हुई, तो मॉडर्न फिजिक्स जब आगे बढ़ी, तो मॉडर्न फिजिक्स में बताया गया आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो आइए हम देखते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। बच्चा देखिए एकदम जीरो से क्लासेस चल रही है, एकदम 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 बेसिक, एकदम बेसिकली जीरो से क्लासेस चल रही हैं, और ये अपने माइंड में आप फिट करते चलिएगा। ठीक है, नोट्स जरूर बनाइएगा इनकी। तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या था, मॉडर्न फिजिक्स में बताया गया कि जैसे मान लो एक पदार्थ ये है, ठीक, और एक पदार्थ ये है, 2 पदार्थ हैं। तो जब ये अभी दोनों पदार्थ क्या है, विद्युत उदासीन है, क्या है, ना इस पे कोई चार्ज डेवलप हुआ है, ना इस पे कोई चार्ज डेवलप हुआ है। तो क्या किया गया, देखा गया कि बताया गया कि इन दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ा गया। जैसे ये दोनों पदार्थ हैं, इन दोनों पदार्थ को आपस में घर्षण कराया गया, तो देखा गया कि किसी एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन, किसी एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपनी कक्षा को त्याग कर दूसरे पदार्थ की कक्षा में जा रहे हैं। तो ये जो बाह्य इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब घर्षण कराया गया तो बाह्य ऊर्जा प्राप्त किया इन्होंने, और जैसे ही बाह्य ऊर्जा प्राप्त किया, अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरे पदार्थ की कक्षा में जा रहे हैं। तो जब ये अपने
पदार्थ की अपने कक्षा को त्याग कर दूसरे पदार्थ की कक्षा में जा रहे हैं तो इन्हें बताया गया कि क्या बताया गया कि जैसे इनको घर्षण कराया गया आपस में, तो यहाँ पर देखिए जा रहे हैं छोड़कर, एक पदार्थ से निकलकर दूसरे में इंटर कर रहे हैं, एक पदार्थ से निकलकर दूसरे में इंटर कर रहे हैं। तो ये बताया गया कि जब बाह्य ऊर्जा प्राप्त करने के पश्चात जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पदार्थ में धनात्मक आवेश, और जिसमें क्या होते हैं जुड़ते हैं उसमें ऋणात्मक आवेश हो जाता है। तो डेफिनेशन को ध्यान से सुनो फिर से, कि जब किन्हीं दो पदार्थ को आपस में घर्षण कराया जाता है तो किसी एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा प्राप्त कर अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहे हैं या त्याग रहे हैं उस पदार्थ में धनात्मक आवेश, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं उसमें ऋणात्मक आवेश होता है। अर्थात यहाँ पर क्या हमने शो कर दिया, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। समझ में आ गया होगा, यही आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, नोट करिएगा। तो आशा करते हैं आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आपके समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करिएगा और पुनः पीछे रिवर्स आके इसको सुनिएगा, आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगा। तो ये था आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, क्लियर। अब उसके पश्चात क्या हम पढ़ते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। देखिए आवेश का क्वांटीकरण एक छोटे से फॉर्मूले से हम लेकर चलेंगे। आवेश के क्वांटीकरण के लिए फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE। अब यहां पर देखिए दोस्तों क्या है, Q इज इक्वल टू आवेश है, किसी भी पदार्थ का क्या है, कुल आवेश है, और N इज इक्वल टू क्या है, कोई पूर्णांक है, और E इज इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो क्या बनेगी। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है, किसी भी पदार्थ का कुल आवेश, किसी भी पदार्थ का कुल आवेश उस पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं का पूर्ण गुणज होता है। तो यही आवेश का क्वांटीकरण है, समझ में आया। किसी भी पदार्थ का कुल आवेश उस पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं का पूर्ण गुणज होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्लियर। तो ये बात समझ में आ गया होगा। हमेशा यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या होता है, +-1 +-2 +-3, हमेशा +-n। देखिए ये पूर्णांक में है, 1 2 3 आ रहा है, तो मतलब ये पूर्णांक में है, कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकते। तो इलेक्ट्रॉन कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकते, ऐसा ये आवेश का क्वांटिजेशन कहता है, आवेश का क्वांटीकरण कहता है। अब दूसरी बात हम बात करें, आवेश के क्वांटीकरण तो हो गया, आवेश के क्वांटीकरण समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज करके बार बार सुनते रहिएगा, ये रिकॉर्डेड क्लास आपके पास रहेगी, आप बार बार सुनिएगा। तो ये हो गया आवेश का क्वांटीकरण, क्लियर। आवेश के क्वांटीकरण के बाद हम देखते हैं आगे अगली टॉपिक से, हम आवेश संरक्षण का नियम। देखिए क्या होता है आवेश संरक्षण का नियम। देखिए आवेश संरक्षण का नियम क्या है, क्वांटिजेशन समझ में आ गया तो आवेश संरक्षण का नियम भी समझ में आ गया हो। जैसे देखिए एक विद्युत होती है या ऊर्जा पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, इसका रूप बदला जा सकता है, ठीक। वैसे ही क्या है, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ, जैसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण किया जा सकता है, नया आवेश नहीं बनाया जा सकता। केवल हम डेवलप कर सकते हैं कि चार्ज डेवलप हो रहा है, जैसे हम घर्षण करेंगे तो पहले से इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, वो घर्षण करने के पश्चात जागृत हुए और एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जा रहे हैं, ठीक, स्थानांतरित हो रहे हैं, ना कि क्या हो रहे हैं कि नए नए प्लस बन रहे हैं, नए नए माइनस बन रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आवेश का संरक्षण क्या है, इसमें हम बता देते हैं कि किसी भी विलगत निकाय, जो विलगत निकाय होता है, उन विलगत निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है,
बस इतना आवेश संरक्षण का नियम कहता है या आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है, किसी भी विलगत निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। किसी भी विलगत निकाय का कुल आवेश सदैव क्या होता है, संरक्षित रहता है। तो देखिए जैसे आवेश की क्वांटीकरण में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक में गुणित होते हैं। लेकिन क्या है कि अमेरिकन के लैब में हाल ही में कुछ और चीजें खोजा है कि जैसे +-1/2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, और +-2/3 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और खोज रखे हैं। तो अभी तो हमने थ्योरी में बताया कि केवल प्लस माइनस ही होते हैं, पूर्णांक होते हैं, लेकिन ऐसे भी खोज लिए गए। तो ये हालांकि अभी केवल नाम मात्र के बताए जाते हैं कि ये हमारा क्या होता है, डाउन क्वार्क। इसका नाम रखा है अमेरिका ने डाउन क्वार्क, और इसका नाम रखा है अप क्वार्क। क्या रखा है, अप क्वार्क। तो ये बात याद रखिएगा कि ये दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका नाम जो रखा गया है डाउन क्वार्क और अप क्वार्क रखा है, अमेरिका के लैब में खोजा गया। तो इतनी बातें आप लोग सकुशल पूर्वक कंठस्थ कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। तो आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हो गया, आवेश का क्वांटिजेशन हो गया, आवेश संरक्षण का नियम हो गया। अब इसके पश्चात हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र तो सभी के समझ में आ गया होगा। अब विद्युत क्षेत्र हो गया, अब हम देखते हैं विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, इसी फिगर के थ्रू हम आपको समझा देते हैं कि विद्युत क्षेत्र तो हो गया, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। आइए इसको इरेज करते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं हम विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। इसी फिगर में हम विद्युत बल रेखाएं भी समझा देते हैं आपको। विद्युत बल रेखाएं, दोस्तों देखिए विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। जैसे यहां पर दिख रहा होगा, जब किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ घर्षण कराया जाता है तो किसी एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा प्राप्त कर अपनी कक्षा को त्याग कर दूसरे पदार्थ में प्रवेश करते हैं या दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ना, मान लो ये हम जा रहे हैं, हमें भी एक घर से दूसरे घर में जाना होता है तो किसी मार्ग से होकर जाते हैं। तो ये भी क्या होता है, किसी मार्ग से होकर जाते हैं, और ये जिस मार्ग से होकर जाते हैं उस मार्ग पर एक काल्पनिक वक्र रेखा बनाते हैं, और इसी काल्पनिक वक्र रेखा को क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखा बोलते हैं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये आपका तैयार हो गया होगा। फिर से हम डेफिनेशन बोल रहे हैं, नोट्स में नोट कीजिए। जब किन्हीं दो पदार्थ को आपस में घर्षण कराया जाता है, तो जब किन्हीं दो पदार्थ को आपस में घर्षण कराया जाता है तो किसी एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा प्राप्त कर अपनी कक्षा को त्याग कर दूसरे पदार्थ की कक्षा में चले जाते हैं। तो जिस मार्ग से वो इलेक्ट्रॉन होकर जाते हैं उस मार्ग पर एक काल्पनिक वक्र रेखाएं बनती हैं, और यही काल्पनिक वक्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। आशा करते हैं आपने लिख लिया होगा। तो जब आपने वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं लिख लिया, तो आइए हम देखते हैं इनकी कुछ सीमाएं होते हैं या इनके कुछ गुण होते हैं। तो देखिए इनके गुण क्या होते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण इंपॉर्टेंट है, क्वालिटीज क्या है इनकी, आइए हम देखते हैं। पहले गुण है कि ये काल्पनिक वक्र होती हैं। याद रखिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, काल्पनिक वक्र होती हैं। क्या होते हैं, काल्पनिक वक्र होती है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, काल्पनिक वक्र होते हैं। आपको तैयार हो गया होगा कि पहला ही क्वालिटी, हमें पहला ही गुण मिल गया कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, काल्पनिक वक्र होती हैं। दूसरा, यह धन से शुरू होती हैं, यह धन से शुरू होकर ऋण पर समाप्त हो जाती हैं, ऋण पर समाप्त हो जाती है। तो यह धन से शुरू होकर ऋण पर समाप्त हो जाती है, दूसरा हो गया। तीसरा देखिए और कुछ गुण लिखे हैं, यह क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, यह एक दूसरे के समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। चौथी बात क्या है, ये समांतर तो होती हैं, यह एक दूसरे के समांतर होती हैं, और समांतर होने के कारण यह आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी
नहीं काटती हैं। क्लियर हो गया? या आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को? तो यह आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं और यह एक दूसरे के समानांतर होती हैं, या धन से शुरू होकर ऋण पर समाप्त हो जाती हैं, और यह काल्पनिक वक्र होती हैं। तो देखिए ये चार गुण, चार क्वालिटीज बहुत हैं आपके लिए। और इसके पश्चात क्वेश्चंस इससे कैसे पूछेगा वैद्युत बल रेखाएं क्या है तथा इसके गुण बताइए, तथा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों? ऐसा क्यों ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है? तो बताओ, एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि ये समानांतर है। तो काटने के लिए भी एक देखिए गणित की अवधारणा होती है। ये काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं, डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। तो डॉटेड लाइन से जब प्रदर्शित किया जाता है तो वो बिंदु के जैसे, जैसे यहाँ पर एक बिंदु रख दिया गया, ऐसे बिंदु। तो जब डॉटेड लाइन से इनको प्रदर्शित करेंगे तो गणित की जो अवधारणा कहती है कि एक बिंदु से सिर्फ एक काल्पनिक वक्र रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, दूसरी नहीं खींची जा सकती है। या एक बिंदु को काटने वाली सिर्फ एक ही रेखा प्रदर्शित हो सकती है। अर्थात यही कारण है कि आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो आशा करते हैं वैद्युत बल रेखाएं भी आपके समझ में आ गया होगा क्या होता है और इनके गुण क्या होते हैं। माइंड में एकदम सेट होता हुआ चला जाएगा आपके, बिल्कुल अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, ठीक है। और 27 का एग्जाम बिल्कुल इजी करके छोड़ेंगे। तो ये आपके समझ में आ गया, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र काल्पनिक वक्र रेखा होती है, या धन से शुरू होकर ऋण पर समाप्त हो जाती हैं, और यह एक दूसरे के समानांतर होती हैं, या आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो कंप्लीट हो गया होगा वैद्युत बल रेखाएं। क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण भी हो गए क्लियर। अब हम देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। क्या देखेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। सॉरी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने से पहले हम कूलाम के नियम की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। चलिए इरेज करते हैं। ये साथी देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम देखिए, अगर बोर्ड एग्जाम में आपको बिल्कुल जितना 4 नंबर का क्वेश्चन है 4 ही नंबर गेन करना चाहते हो, तो जितने भी साइंटिस्ट हैं इनके जितने भी स्टेटमेंट हैं, जितने भी कथन हैं, बिल्कुल शब्दशः लिखे होने चाहिए। अगर शब्दशः नहीं लिखे हैं तो आपका फुल मार्क्स नहीं दिया जाएगा। इनके कथन को अपने कथनों में मत लिखिएगा, क्योंकि ये कीवर्ड खुद ही ढूंढ कर लाते हैं, बिल्कुल चुनिंदा वर्डों को कथनों में रखते हैं। तो देखिए कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम ने क्या किया कि सबसे पहले दिखाया क्या कि दो पदार्थ लिए, एक पदार्थ ये है, या बोलिए आवेश मान लो लिया, ठीक, और इनके बीच की दूरी को रख दिया r। बीच की दूरी क्या है? r है, तथा इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कौन सा है? F है, ठीक। और इस पे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर क्या है? माइनस क्यू चार्ज है, और बीच की दूरी साथियों क्या है? r है। बीच की दूरी क्या है? r है। तो कूलाम अपने कथन में क्या कहते हैं, देखिए स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, कथन में क्या कहते हैं, इनका जो कथन है वो शब्दशः क्या होगा। देखिए ध्यान से, पहला स्टेटमेंट ये बताते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा F प्रोपोर्शनल टू 1/r², इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 और 2 को यदि हम मिला दें, समीकरण 1 और 2 से F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? Q1 Q2/r², या F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1 Q2/r²। देखिए यहां से डेफिनेशन क्या बनी, कूलाम का जो नियम है इनकी डेफिनेशन क्या बनती है, ये ध्यान दीजिएगा कि कूलाम ने अपने कथन में क्या कहा कि किन्हीं दो आवेशों, ठीक, किन्हीं दो आवेशों या किन्हीं दो बिंदु आवेशों के लिए, ठीक है,
किन्हीं दो बिंदु आवेशों के लिए हमेशा किन्हीं दो पदार्थों के बीच या दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल सदैव उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, किन्हीं दो बिंदु आवेश, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हो। और यहाँ पर जो क्यों है, के है, इसके लिए भी कुछ कूलाम ने बताया कि क्या बताया कि k इज इक्वल टू क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें निर्वात के लिए तो f इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपान, ठीक है, Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा R स्क्वायर। या देखिए क्या हो जाता है k इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इसको हम लिख सकते 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो आशा करते हैं ये कूलाम का नियम सिर्फ अभी सुपरफिशियल हमने पढ़ा है, ठीक है। डिटेल्स में कुछ और हम आगे डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में बस इतना ही तैयार कीजिए कि कूलाम का कथन तक, ये नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कथन आप तैयार कर लेंगे और कूलाम के नियम को डिटेल में कल हम लोग क्या करेंगे, निर्मित करेंगे और इनकी सीमाओं को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। धन्यवाद।